स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बजट 2025-26 राजस्थान सरकार का बजट। और बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्या अपेक्षाएं हैं। प्री टॉक्स भी गवर्नमेंट की है और हर बार ही करती है, लेकिन अब कितना असर होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निसार अहमद साहब हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ बजट विश्लेषक के रूप में साथ में रहते हैं। अंशु भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। वो समझाएगी बजट में क्या रिक्वायरमेंट है। और ममता शेखावत जी हमारे साथ समाजशास्त्री जी हैं। हमारे साथ संजीव सुरोलिया जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभी रमेश यादव जी जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व पुलिस अधिकारी। मैं निसार साहब आपके पास में आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि बजट हमने कई सालों से देखते हैं, पिछली बार भी आपने बताया था कि केंद्र के बजट के बाद स्टेट्स अपने स्मार्ट तरीके से बजट तैयार करते हैं और उस बजट का इम्पैक्ट होता है कि कुछ जो वहाँ से फंड मिलता है उसको अपनी तरीके से लोकेट करके और योजनाओं में समावेश करते हैं। अभी क्या लगता है कि किस सेक्टर को फोकस किया जा सकता है। ये बजट उस वक्त आ रहा है कि जब प्री बीज जो कि सरकार का बजट यूटिलाइज तो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, उसे खारिज नहीं करूँगा, लेकिन घाटा भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री बीज स्कीम्स पे हमें थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। उसका कुछ इम्पैक्ट दिखेगा इस बजट पर? मतलब जिसको फ्री बीज का कोई बहुत क्लियर डिफिनेशन है नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद नहीं है उसको फ्री बीज बोल देते हैं। तो अगर जिसको जनरली मीडिया फ्री बीज बोलता है उसकी कोई खास ज़रूरत तो अभी राजस्थान में है नहीं, क्योंकि राजस्थान में कोई ऐसा चुनाव है नहीं अभी हाल में, ध्यान रखा जाता है। तो वो उस तरह से अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सरकार उसके तरफ जाना अभी चाहेगी, ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे नहीं लगता। तो जो फोकस की बात है, फोकस जो है वही रहने वाला है। पिछली बार भी मुझे लग रहा है कि सरकार ने काफ़ी घोषणाएं की थी जिससे ऐसा लग रहा था कि सरकार की चिंता सबसे बड़ी है रोज़गार, युवाओं की रोज़गार, नए काम कैसे शुरू हों, स्टार्टअप्स, छोटे छोटे काम धंधे, लखपति दीदी, ये सारी बातें हुई थी पिछली बार भी। तो मुझे लगता है कि वो और एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी फोकस रहना चाहिए। साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन पे बातचीत होगी। टूरिज़्म है जो राजस्थान का ख़ास चीज़ है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको सरकार छोड़ना नहीं चाहेगी। बजट में उसकी चर्चा ज़रूर की जाएगी, किसी को शिकायत मौका नहीं मिले, ये ध्यान में रखते हुए। और इन सारी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। अंशु मैम आपके पास में आना चाहूँगा मैं। ये माना जाता है कि व्यक्ति अपना नफा नुकसान पूरे उसमें देख करके चलता। आज भी 80% आबादी ऐसी है कि वो बजट को इस तरह से देखते हैं कि मुझे मिलेगा क्या, इसमें क्या मेरे लिए बचेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। गरीब या मजदूर, किसान, युवा ये देखते हैं कि बजट में क्या आया। हालांकि जीएसटी के बाद में बहुत को ज़्यादा गुंजाइशें बची नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है। तो किस तरह से फोकस करना चाहिए सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकार हमारा जिस तरह से विकसित भारत 2047 चल रहा है हमारा, उसी तरह से राजस्थान सरकार भी विकसित राजस्थान 2047 संकल्प पत्र तैयार किया है और इसका एक पूरा विजन हमारी सरकार लेके चल रही है। और जिसमें कि हमारे 4 मुख्य जो हम कह सकते हैं, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीब, इन 4 तबके को लेके सरकार इनके विकास के लिए क्रमबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इनका विकास होना चाहिए। और इस तौर पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि किसानों के लिए तो उनके लिए फसल बीमा, कि उनकी क्रॉप सबसे ज़रूरी है कि उसके लिए एक बीमा सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है और उस पर ही जोर देना चाहिए। दूसरी बात, एक किसान जो ज़रूरी है कि उनको ड्रोन वगैरह, क्योंकि अब हमारी जो आने वाला समय है वो नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि हम
एग्रीकल्चर में भी उसको इंट्रोड्यूस करें। तो अब ड्रोन्स वगैरह आ गई हैं, तो किसानों को भी ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिनमें कि हम इरिगेशन, स्प्रिंकलर और जो हमारी ये ड्रिप वो है, हम ड्रोन के सहायता से चाहे पेस्टिसाइड्स वगैरह इनको छिड़के या इनको यूज़ में लिया जाए फर्टिलाइजर्स को, तो वो इन किसानों को उसको सिखाया जाए कि किस तरह से वो ड्रोन से ज़्यादा आसानी से इसको अपने उसमें रोज़मर्रा में काम में लिया जाए, और इसके लिए उनको कुछ फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाए और साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाए। साथ में महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए मैं बात करूंगी कि महिलाओं विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो आज इस तौर पर आप फीमेल्स को अगर अपन को एम्पावर करना है तो बहुत ज़रूरी क्या माना जाता है, फीमेल्स जो वर्क कर रही है वो पैसिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी उनकी क्रेडिबिलिटी को जज नहीं किया जा रहा है, और वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज, मतलब बहुत सी महिलाएं ऐसी काम करती हैं लेकिन उसके काम को पूरी तरह से वेटेज नहीं मिल रहा है, तो उस तौर पर उनके काम को इम्पॉर्टेंस दी जाए, तो उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह से युवाओं के लिए सरकार कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, अभी निसार साहब ने बात की, तो वही कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं और युवाओं दोनों के लिए रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाए, सो दैट हमारी महिलाएं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी, वो डिपेंड नहीं होंगी और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। और वो ये साथ साथ जब हम कहते हैं 50-50% का रेशो है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी एम्प्लॉयमेबिलिटी को भी माना जाना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, पुअर्स, गरीब तबके के लोग, तो उनके लिए सरकार पुअर्स के लिए, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए, गरीबों के लिए उस तौर पर भी सरकार कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे, प्रोग्राम लेके आए कि उनको किस तरह से हम जोड़ें, और उनके लिए ज़रूरी है कि हम स्किल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम्स डेवलप करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको हम किसी कौशल से जोड़ें, उनमें हम युवाओं को भी जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, और साथ में गरीब, तो वो अब खुद सेल्फ एम्प्लॉयड तो होंगे ही, साथ में वो दूसरों को भी रोज़गार देने के लिए सक्षम बनेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट सरकार ऑलरेडी बहुत सारा, क्योंकि हमें मालूम है हमारे राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को देखते हुए प्रॉपर यूज़ में आना चाहिए। तो सरकार को इन चारों सेक्टर्स जो हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए सोचना ही सोचना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये धरातली सोच कही जा सकती है। जो आपने कहा है कि अगर उनके बारे में सोचेंगे तो बजट जो हमारा है वो मैक्सिमम पार्ट जो है वो वही इंप्लीमेंट होता है, और रोजगार अगर जनरेट होगा तो सबसे मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता सबसे बड़ी है। आदमी कोई भी नहीं चाहता, देखिए मैं स्वाभिमान देश है और हर राज्य की स्थिति है, लेकिन जब कुछ होता ही नहीं है तो आदमी फ्री की आस करके बैठता है। अदरवाइज आप अगर हाथों में रोजगार देंगे बजाय फ्री की चीजों के, तो मुझे लगता है कि कोई खारिज नहीं करेगा एक उम्र के बाद में। अगर युवाओं को भी हम ये कह करके चलाएंगे कि चले इन्हें बेरोजगार भत्ता हम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हुनर के साथ में दीजिए, अवसर ऐसे पैदा करवाइए। लेकिन ये बजट एक ऐसे वक्त आ रहा है जब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, और निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये प्रमुख रूप से इसमें हाईलाइट किया जा सकता है। मैं सुरलिया जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये माना जा सकता है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हैं, उनका रोजगार के अवसरों में, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे माइनिंग हो या दूसरे सेक्टर हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे बजट के दरमियान। धन्यवाद योगेंद्र जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, 35 लाख करोड़ के एमओयू हमारे स्टेट के हुए हैं, पर उसमें मैक्सिमम हिस्सा एनर्जी सेक्टर 26 लाख करोड़ का हुआ है। बाकी जो नई क्रांति की चीज है, जैसे हम यदि बात करें कि आईटी सेक्टर है, उसका कोई ऐसा एमओयू के योगदान नहीं है जो बड़ा उसमें काम कर सकता है। हमारे को जो हम जनरली ये समझते हैं कि जो भी 3-4 क्रांतियां मेजर हुई है, जैसे पहले कोयले से हुई, या उसके बाद में तेल गैस की हुई, या उसके बाद में आईटी की हुई, हमने राजस्थान में तीनों में ही पार्टिसिपेट नहीं किया। अब चौथी क्रांति एआई की और इसकी क्या नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की देने वाली है, उसमें हम कहां पर अपने आप को खड़ा करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हम अदर सिटीज की बात करें तो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनके पास में एक्सपांशन की जगह नहीं है। हमारे पास में ये स्वर्णिम अवसर है कि हम इस चौथी क्रांति को कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर उनको आमंत्रित कर पाएं या वर्क कर पाएं, क्योंकि ये चांस की बात है। इंडिया की यदि बात करें तो टोटल इंडिया में जैसे हम 3 टाइप के बिजनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। भाई प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आ गई, सेकंड इंडस्ट्रियल आ गया, और थर्ड सर्विस सेक्टर हो गया।
सर्विस सेक्टर का योगदान ऑल इंडिया लेवल पे 55% का है। राजस्थान जिसके पास में कायदे से सर्विस सेक्टर ही सबसे बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास में वो पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में पोर्ट की सुविधा नहीं है, या वो नहीं है तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए था। वो उसमें आज 45% स्टेक रखता है, ऑल इंडिया लेवल से भी नीचे। यानी हम माइनिंग एग्रीकल्चर ऊपर रख रहे हैं और क्या नाम है आपका इंडस्ट्रियल उससे ऊपर आ रही है, हमें तो ऑल इंडिया लेवल से उसके ऊपर में होना चाहिए था। तो यदि जो सबसे बड़ी अपने यहाँ पर जो राजस्थान की जो यूएसपी है या जो वर्किंग है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। बजट में देखना है कि सरकार उस पर कितना कर पाती है, जिसमें मेजरली टूरिज्म सेक्टर हो गया, जो राजस्थान के हर जिले का अपना अपना यूएसपी है। कहीं पर रिलीजियस टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, अदर एरियाज, कुछ जगह पे अपने सेंट्स का इनका, जैसलमेर का इनका, उसका बहुत बड़ा सेगमेंट है। कुछ जगह पे हेरिटेज वगैरह बहुत बड़ा है, उदयपुर का, जयपुर का या जोधपुर का। हर एरिया अपनी अपनी अलग अलग विशेषता लेके आया हुआ है। हमारे सरकार ने जहां पर सेंड है वहां पर बड़े बड़े होटल्स बनाने शुरू कर दिए, जो लोग देखना जाना चाहते हैं उस चीज की बजाय उस यूएसपी से हम हटते जा रहे हैं। तो लोग एक दो बार हो सकता है वो उसका रिजल्ट दिखे, पर नहीं आएगा। इस साल राजस्थान में 20 करोड़ टूरिस्ट आने का अनुमान है जो हुए हैं इस साल राजस्थान में 2024-25 में। पर इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक रिलीजियस टूरिज्म का यूपी ने खड़ा कर दिया कि जहां 60 करोड़ आदमी खाली कुंभ के लिए चले गए। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा नाथद्वारा का, सालासर वाला जी का, खाटू श्याम जी का, अदर इतने टूरिज्म के, सांवलिया सेठ का, ऐसे ऐसे मेहंदीपुर वाला जी, ऐसी जगह प्लस इतना ज्यादा रिलीजियस और क्या नाम आपका सेंट्स का इनका या हेरिटेज का इतना बड़ा फ्यूचर, इतनी बड़ी है कि हम कैसे इस सर्विस सेक्टर को बढ़ा पाएंगे। राज्य उसके बारे में क्या सोच रहा है, हम कैसे उसको इन्वेस्टमेंट में दी। हम सिर्फ एनर्जी सेक्टर को लेके आएंगे जो हमारे यहाँ पर गॉड गिफ्ट कहेंगे, सूर्य भगवान की कृपा से क्या नाम काफी बड़ा एरिया खाली है और उसके कारण से सोलर एनर्जी आ रही है, उससे काम नहीं चलेगा सर। जो हमें ये बात सही है कि सोलर एनर्जी हमारे पास में है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बढ़िया बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोई खामी रही है या हमारे प्रयासों में कोई कमी जरूर रही है कि बेंगलुरु या फिर आपके गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे हब बनते जा रहे हैं आईटी के, और बिल्कुल हम कहीं ना कहीं अभी इसमें चूक कह सकते हैं कि हमारे प्रयासों में कोई कमी है। जयपुर में सारी चीज़ें, एयरपोर्ट यहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो जितनी गुड़गांव और नोएडा के लिए लोग उंगली उठाते हैं उससे काफ़ी बेहतर कह सकते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास में लैंड है, तो कहाँ क्या लगता है आपको कि वास्तव में बजट से अलग हटके भी, बजट की कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप इस आईटी सेक्टर को कहीं कुछ देते हैं तो अच्छी बात होगी। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट को फोकस करने की आवश्यकता है कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में वो हाथ से जा रही है या हम उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लूज कर रहे हैं। और स्टेट का विजन क्या होता है ये हमें देखना चाहिए। हैदराबाद में किस समय चंद्रबाबू नायडू ने वहां पर डिफरेंट आईटी कंपनियों को हब बना के अपने यहाँ पर किया। हमारे यहाँ पर जो इतना बड़ा एनसीआर का इलाका है जिसमें लोग आना चाहते हैं या जयपुर में आना चाहते हैं, कैसे करें? अभी ऐसा कंपटीशन चल रहा है, तमिलनाडु का जो चीफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था उसको आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर कैच कर लिया। हमारे यहाँ पर अभी भी हम उसी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही सारे के सारे कार्य करवाना चाहते हैं, जबकि आज मार्केट में डिफरेंट टाइप के लीडर्स उपस्थित मौजूद हैं। उनको किस ढंग से हम स्टेट उनको एक्वायर करें, कैसे उनसे पॉलिसी डिजाइन करवाए, कैसे नए इन्वेस्टमेंट को कैचर करें, उसके लिए यदि स्टेट कहीं फोकस करेगा तो निश्चित रूप से हम ज्यादा स्टेट को विजनरी या वर्किंग कर पाएंगे। इस समय जो डबल इंजन की हम सरकार बोलते हैं कि राजस्थान में, दिल्ली में ये सब है, उसका असर भी उस समय और अपने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि किस ढंग से काम हो पा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के सामने इस वक्त बड़ी अनुकूल परिस्थितियां हैं। केंद्र में सरकार है, आईटी मिनिस्टर राजस्थान के रहने वाले हैं, सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ में, विजन पे कोई संदेह नहीं है। अगर अभी भी हम कोई इस तरह की स्थिति स्थापित नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीतिक चूक कहूंगा मैं इसमें, व्यवसायिक रणनीतिक चूक है। केवल हम ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड रहे, उससे बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि हर 5 साल में वोट के लिए आपको जाना है, परीक्षा के लिए आपको जाना है। प्रदेश याद करता है, मैं तो कई बार कहता हूं कि कभी सूरज नहीं कहता है कि लोग कहें देखो मैं निकल आया, लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया। अगर भजनलाल कुछ करके जा सकेंगे तो कहीं, आज मोहनलाल सुखाड़िया को लोग याद करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में ये किया, उस क्षेत्र में ये किया। एक आधुनिक राजस्थान के लिए उनकी चर्चा भी होती है। तो एक उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, ऊपर क्लियर मेजोरिटी के नहीं है, लेकिन एक
पावरफुल चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं आप, यहाँ आपके पास में मेजोरिटी है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके विजन पे कोई संदेह जाहिर करेगा। एमओयू आपने इतने बड़े किए हैं जिसकी एक बहुत बड़ी छाप आपके पास में, ईआरसीपी आप लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस पटरी पे चल रहे हैं। अगर आप प्रयास करेंगे, और क्योंकि प्रयासों की बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर बजट में कहीं ये दिखाई देता है कि हाँ वास्तव में आईटी सेक्टर में बूम स्थापित करने के लिए राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारे पास में टूरिज्म को लेके बहुत संभावना है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, उसकी मूवीज की यहाँ पे शूटिंग हो रही है, आईफा आप यहाँ पे करा रहे हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। तो मुझे लगता है कि उसमें 4 चांद और लगाए जा सकते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज के लिए, वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद बन चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के करके जा रहे हैं। तो ये एक हमारे पास में काफ़ी कुछ ऐसा है कि हमारे यार मेडिकल टूरिज्म को लेकर के अब कहा जा रहा है कि इंडिया में भी राजस्थान को चुना जा रहा है, तो ये हमारे पास में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। चलिए, योगेंद्र जोशी साहब हैं। सर, आपको ध्यान होगा हमने सैकड़ों बहस किए हैं कानून व्यवस्था को लेके, और पिछले इलेक्शन में यानी कि विधानसभा चुनाव में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, मुझे नहीं लगता है कि वीक में 2 बार हम कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं की होगी। अभी क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था चले जो भी है बेहतर ही होगी, सरकार का दावा है, लेकिन क्या होना चाहिए? केवल कह देने भर से नहीं है कि ये संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्या फोकस किया जाना चाहिए कानून व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए? योगेंद्र जी, जब आपने 45 लाख करोड़ के एमओयू की बात की है, 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात की है, ये धरातल पर उतरेंगे तो इनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस चाहिए, नहीं तो ये एमओयू धरे रह जाएंगे। ऐसे सही कह रहे हो आप। जब आप 150 रुपए प्रति माह साइकिल भत्ता दे रहे हैं सिपाही को, तो ये एमओयू की सुरक्षा कर लेगा क्या? है 150 रुपया आज भी दे रहे हैं, सिपाही को देते हैं। एएसआई, हेड कांस्टेबल, थानेदार, इनको कोई भत्ता नहीं मिलता, ठीक है। 2400 रुपया रोटी खाने को देते हैं। क्या 2400 रुपए में महीने भर खा लेता आदमी? सामंत कमेटी बैठी थी, सामंत कमेटी के पास यह था कि पुनर्गठन करते हैं सामंत कमेटी वाले वेतन विसंगतियों के संबंध में। उन्होंने क्या किया था कि चिकित्सा में तो कर लिया, शिक्षा में कर लिया, सबकी यूनियन ने ठोक के चले गए, वहां टेबल बजाई। पुलिस की तरफ से कोई नहीं गया। पुलिस की तरफ से कौन गए? एक आध समिति को बुला लिया जिसके पास कोई सामान नहीं है। डीजी या एडीजी या सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये पुलिस की बात क्यों करेंगे भाई? और पुलिस पर क्या दबाव है? तो सामंत कमेटी ने अपनी मर्जी से ही ये कह दी कि भाई पुलिस जो है 35 लाख करोड़ के एमओयू का ध्यान रखेगी, इसलिए इनको 5000 रुपये, आप समझ रहे हैं, 2400 की जगह 5000 रुपये दिए जाए। दूसरा, हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो दिया जाता है उसको डबल कर दिया जावे, मतलब 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलता है तो 2 महीने का कर दें। आप देखिए हरियाणा ने क्या कर रखा है, 5000 रुपये प्रति महीना अतिरिक्त देते हैं, इसलिए कि आप हार्डकोर अपराधियों से संघर्ष करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। तो क्या हम भी दे सकते हैं? लेकिन वो नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि बीएनएस लागू कर दिया, ये करिए पुलिस वाले, वो करिए, वीडियोग्राफी करिए, ये करिए। अरे भाई, संसाधन आपने दिए नहीं, कंप्यूटर आपने दिए नहीं, टूल आपने दिए नहीं। आईओ अगर वीडियोग्राफी करेगा तो अपने मोबाइल से करेगा, क्या ये वैलिड है? उसके घर की शादी का वीडियो भी उसमें अपराधी को पकड़ने का वीडियो भी उसमें है। उसमें अगर अपराधी पकड़ रहे हैं, देखो आप तरीका, पहले वीडियो बनाओ फिर उसको पकड़ो। तो मुझे बताओ, भारत के अंदर, विदेश में तो ऐसा नहीं होता। यहां पर अमेरिका से अगर विदेशी पकड़ में आ गए, उनको हथकड़ी लगा के ले आए, तो यहां बारे पाड़ रहे हैं। क्यों? यहां तो अच्छे से अच्छे अपराधी की हथकड़ी नहीं लगती। यह देश तो साधु महात्माओं का देश है। तो ऐसे देश के अंदर जहां आप ये 35 लाख करोड़ के एमओयू कर रहे हैं, ये धरातल पर तब उतरेंगे जब आप पुलिस को सशक्त बनाएंगे। आप बताइए, 2013 और 14 के बाद से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की परीक्षा ही नहीं हुई। हेड कांस्टेबल से एएसआई, थानेदार के केस लंबित हैं हाई कोर्ट में, तारीखें ले आते हैं। कौन जाता है? सरकारी वकील तारीख ले आता है। लड़ कौन रहा है? कोई नहीं लड़ रहा, बोलता कोई नहीं है, हड़ताल कोई कर नहीं सकता। हालात यह है कि पुलिस को टोटल इग्नोर कर रखा है। जितनी नफरी हमारे राजस्थान की है, 40% नफरी है हमारे पास। अरे वो 60% कौन पूरी करेगा? आगे आने वाली बात कर रहे हैं ये। आप बताइए,
एक थाने में 3 गाड़ियां हैं, एक तो थाने की गाड़ी है, एक चेतक है और एक 112 और चलाई इन्होंने। अगर आप दौड़ा लो उन तीनों गाड़ियों को, अगर 60 से ज्यादा दौड़ जाए तो अपराधियों के पास गाड़ियां कैसी हैं, एसयूवी फलाने भी, और ये कहते हैं पुलिस पकड़ो। पुलिस क्या पकड़ेगी, वो 40 से ज्यादा दौड़ती नहीं है। जब वीआईपी मूवमेंट होता तो भसेड़े खा जाती है, आदमी मार देती है या खुद मर जाते हैं। बात यह है कि आप गाड़ियों की स्थिति क्या कर रहे हैं, ठेके पे गाड़ियां चलती हैं पुलिस में। जिस व्यक्ति ने यह काम किया है उसको शर्म नहीं आई कि उस व्यक्ति ने ठेके की गाड़ी लगाई, प्राइवेट ड्राइवर चलाते हैं। पुलिस अगर पकड़ने जाती है प्राइवेट ड्राइवर रेत वालों से, खनन वालों से, शराब माफियाओं से वो जुड़े हुए रहते हैं, वो पुलिस की सूचनाएं वहां देते हैं। अरे भाई कर क्या रखा है आपने, कोई पंचायत का घर बना लिया क्या जो इन पुलिस की गाड़ियों को ठेके पे दे रहे हैं? आप भर्ती नहीं कर रहे पुलिस में। आपको मैं बताऊं, पुलिस के अंदर ड्राइवर है साहब, 2 ड्राइवर मिलते हैं कुल पुलिस में, बाकी ड्राइवर कौन है, सिपाही। अब ये भर्ती करते हैं नया ड्राइवर, किससे करते हैं, सिफारिशों से। उसकी सिफारिश आई, उसकी सिफारिश आई। मैं ये कह रहा हूं जो सिपाही ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, अरे भाई उसी को आप, अगर वो इच्छुक है तो उसी को ड्राइवर लगा लो ना, वो आपको ज्यादा सुरक्षा देगा, वो गाड़ी चलाता आ रहा है पहले से। लेकिन ये काम वो नहीं करते। दूसरी बात यह है कि सीआईडी हो, आईबी हो, सीएमओ हो, साहब मुझे बताओ सीएमओ में काम करने वाला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई 25% ज्यादा तनख्वाह लेता है। इसलिए लेता है कि वो ईमानदार है, ये माना जा रहा। थाने का सिपाही बेईमान है, नहीं उसको जरूरत नहीं है, उसको 25% नहीं देंगे क्योंकि वो दारू से बंदी लेता है, वो होटलों पे जाता है, शाम को वो अपना पैकेट बना लाता है। क्या ये हमारे राज्य की स्थिति है? ये हमारे पुलिस अधिकारियों का सोच है? क्यों नहीं देते उनको? बाहर वाला सिपाही है वो तो नहीं लेगा साहब, उसको तो 150 रुपए में साइकिल चलानी है। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि 315 पीएल, पुलिस वालों को पीएल देते हैं 315, कि ये अगर बचेगी तो आप रिटायर होंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब बताओ मेरी 300 से 400 पीएल बाकी है तो सब लैप्स हो जाएंगी। छुट्टी आप देते नहीं हो, मैं पीएल मांगता हूं देंगे नहीं, धरना है, प्रदर्शन है, वीआईपी मूवमेंट है, पीएम मूवमेंट है, नहीं मिलेगी। 15 दिन की मांगेगा 10 दिन की देंगे। भाई आप इतनी कटौती करोगे फिर उसकी पीएल बच जाएगी तो उस पीएल को लैप्स कर दोगे। मैं कह रहा हूं मेरे 350 पीएल बची, मुझे तनख्वाह दो, नहीं 315 की बाकी फ्री। इसी तरह से 25 सीएल देते हैं। एक राज्य कर्मचारी को 52 संडे, 52 सैटरडे, 104 छुट्टियां तो सरकारी कर्मचारी लेता है, ये दूसरे विभाग वाले। पुलिस वाले को क्या देते हैं 25 में भी मर्जी हो तो अधिकारी देगा, राजी हो तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। आप बताइए ऐसी स्थिति में ये पुलिस से कह रहे हैं कि हम एमओयू ला रहे हैं, उसकी सुरक्षा तुम करना, ठीक है साहब, और वो करेगा। आपका कहना है कि पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि कानून व्यवस्था, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भिवाड़ी और ये वाला जो एरिया आपने भिवाड़ी का और इंडस्ट्री वहां का देखा है, इंडस्ट्री गोलियां चली है, व्यापारी को मार गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पिछले 10-15 साल से जो स्थिति बनी है, छोटी छोटी गैंग्स डेवलप हो गई वहां पे, और ऐसे कुख्यात अपराधी हैं कि वो पर्ची थमा के जाते हैं वहां पे, कितना पैसा चाहिए, उगाई चल रही है वहां पे, उगाई चल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नफरी बढ़ानी होगी, संसाधन बढ़ाने होंगे, ये भी एक उसका हिस्सा है। इससे हम यूं नहीं मान के चल सकते कि इनकी क्या आवश्यकता है, अपने आप व्यवस्था कर लेंगे, कर नहीं लेंगे। जब स्थिति ऐसी बनती है तभी तो पपला जैसे लोग आकर के और थाने के अंदर ही सामान उठा करके रवाना होते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं ममता जी का रुख करना चाहूंगा। ममता मैम आपके पास में आना चाहूंगा। सोशल सेक्टर भी एक सरकार की लाइबिलिटी होती है, तो इसमें क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का अपना एक अलग सोच होता है, उनकी एक अलग वर्किंग होती है कि स्टेट्स को किस तरह से करना है, लेकिन एक इंडिविजुअल स्टेट का अपना काम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वेलफेयर में काम करना होता है। क्या फोकस करना चाहिए सरकार को? देखिए यूनियन बजट आ चुका है और अब हम कल का वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ कर दिया गया है। लास्ट ईयर जो बजट आया था उससे काफ़ी कुछ सफलता उन्होंने अर्जित की है।
तो मैं चाहती हूँ 4 बिंदु ऐसे जिन पे मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, एंड दीज आर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता। तो देखिए शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर हम देखें कि जो सिटीज़ हैं यहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, कई सारे स्कूल हैं जो बंद कर दिए गए हैं, या इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनके जो टीचर्स हैं उनको हटा दिया गया है, तो उनकी भर्ती होनी चाहिए। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का भी जो स्तर है या जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए। इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। दूसरा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे समाज का, तो इसमें एक इंक्लूसिव पॉलिसी आनी चाहिए जहाँ पे बच्चे के लिए, माता के लिए, युवा के लिए या बुजुर्ग सबके लिए अलग अलग तरीके से उसमें इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पॉलिसीज़ होने का कोई मतलब नहीं है अगर लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है सुरक्षा। देखिए अगर समाज सुरक्षित नहीं होगा तो हम बजट कितना भी अच्छा बना लें, कितनी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस पोजीशन कर लें, अगर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, स्पेशली महिलाएं या बच्चियां, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुरक्षा को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा उनको कॉशियस होना चाहिए और कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए। हालांकि ऑलरेडी देयर आर स्कीम्स बट देयर शुड बी मोर, और इट शुड बी एक्सेसिबल कि फ्रूटफुल होनी चाहिए स्कीम को लेकर आना, और अगर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा बिंदु जो मैं समझती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज हम पर्यटन की बात कर रहे हैं और राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है और जाना जाता है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट इज़ ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ एवरीवन। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन अमंग द सेलिब्रिटीज़ ऑफ बॉलीवुड एज वेल एज हॉलीवुड। लेकिन आप 4 दीवारी में कभी जाकर देखिए, जो गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं आज भी वो हमारे राजस्थान की हेरिटेज पे एक धब्बा है। तो इस तरफ हालांकि किया है लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये होता है, एक हमारा ग्रीन बजट है, तो इट्स एन अचीवमेंट, बहुत अच्छी पहल भी है। दूसरा मैं चाहती हूँ बात करें कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को बढ़ाया जाए। तो देखिए जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इसकी जो थ्रेट है वो भी बढ़ेगी, साइबर क्राइम बढ़ेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर आम जन को जागरूक करना भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते, तो बच्चे से लेके आज आप देखिए मोबाइल हर किसी के हाथ में है। तो साइबर सिक्योरिटी शुड बी अ मेन कंसर्न ऑफ दिस बजट। तो इट शुड बी एन इंक्लूसिव बजट जिसमें कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो महिला हो, बाल विकास हो या बुजुर्ग लोग हो, एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड। सो योगेंद्र जी, यहाँ पे मैं एक बात ममता जी से कहना चाहूँगी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं उससे, क्योंकि टूरिज्म हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये एक बहुत बड़ा हमारे को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन में भी, तो हमारे यहाँ जो कई देशों के तो जीडीपी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पे डिपेंड करता है। और ऐसे में हमारे डोमेस्टिक वो हैं इंटरनल, उनके अलावा जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के भी हमें ध्यान देना होगा कि जो आए तो वो यहाँ अगर इंडिया आ रहे हैं तो राजस्थान आना ही आना है। और राजस्थान में बहुत सी जैसे डेस्टिनेशन मैरिज बहुत सारे, जैसलमेर, उदयपुर, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर मिलेंगी तो ये डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है कि हम उतने ही साउंड और डेवलप होंगे कि इफ़ वी आर मोर फॉरेन रिजर्व्स, सो दैट गवर्नमेंट को उस और भी ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे आज क्राइम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए मैं कहूँगी कि विमेन, इवन गर्ल, चाइल्ड, ये सब बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करें, तभी वो मूव आउट कर सकती हैं, बाहर जा सकते हैं। और एजुकेशन इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आज हम देख रहे हैं कि हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सिटीज़ की बात की जा रही है वहाँ कॉलेजेस सब हैं, बट रूरल एरियाज़ की तरफ भी राजस्थान में ध्यान देना चाहिए कि वहाँ चाहे स्कूल्स या कॉलेज लेवल पे प्रॉपर एजुकेशन उनको प्रोवाइड होनी ही होनी चाहिए। तो आप बता रहे हैं ना, राजस्थान जो एजुकेशन में जो नीड करता है जी, जैसे राजस्थान का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज। सुरेश साहब, मैं अभी आप लोगों के पास में वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। देख रहे हैं बजट 2025-26 और एक खास खबर की खास पेशकश में हम चर्चा करें राजस्थान के बजट को लेकर के। मैं ममता मैम के पास में था जी। मैम, हम एजुकेशन सेक्टर और इनकी चर्चा कर रहे थे, टूरिज्म को लेकर के चर्चा कर रहे थे। ममता मैम, एक चीज़ की और मैं और ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी, हमारे पर्यटन स्थल जो हेरिटेज हैं
कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, या आप मान लीजिए कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू गो एंड सी। आप एल्बर्ट हॉल देख लीजिए या बड़े बड़े म्यूजियम्स देख लीजिए, उनमें एक बहुत बड़ा जो टिकट है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे खुद के लोग ही अगर अपने हेरिटेज से परिचित नहीं हैं और हम बाहर वालों को बुलाना चाहते हैं, तो देखिए हमारे खुद के बच्चों को भी एक्सेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आई वांट कि गवर्नमेंट शुड गिव सम कंसेशन टू लोकल पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। तो एक तो ये है, और एक जैसा मैम ने अभी बोला कि जो फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं वो हमेशा एक अच्छी याद अपने साथ लेके जाएं, खूबसूरत मेमोरीज अपने साथ लेके जाएं। इस और हमारा क्या कर्तव्य है, सुरक्षा उनकी, जैसे कई ऐसे केसेस होते हैं जहां या तो उनको लूट लिया जाता है और दे आर हाईली चार्ज, जो 10 रुपए की चीज है वो उनको 40 रुपए में दी जाती है। तो यहाँ पर भी सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि के साथ नहीं है, हम डोमेस्टिक नहीं होता है, लेकिन उनके साथ तो बड़ा खुलकर होता है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि यहाँ पर क्या प्राइस है। तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जगह लिखा भी होता है कि विदेशी टूरिस्ट का इतना पैसा, डोमेस्टिक का इतना पैसा, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो जब मार्केट में कुछ खरीदने भी जाते हैं तो देयर शुड बी अ चेक कि वो इस तरह से कुछ बुरी याद ना लेके जाए दैट आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। मेरा एक्सपीरियंस राजस्थान में आकर क्या रहा, दैट मैटर्स अ लॉट। तो स्वच्छता, जो साफ सुथरा हमारा 4 दीवारी वाला एरिया है, वहाँ पे स्वच्छता की और थोड़ी सी और हमें केयर करने की जरूरत है। साथ ही जो फॉरेनर्स, जो विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, उनकी सुरक्षा और उनको हर सुविधा समय पर, सही जगह और सही प्राइस पर अवेलेबल हो, ये भी एक कंसर्न होना चाहिए, ताकि जब वो लौटें तो राजस्थान की खूबसूरत मेमोरीज के साथ जाएं और अपने साथ औरों को भी आगे आने के लिए बोलें। तो ये हमारे ही बेनिफिट के लिए होगा। जी, मैं निसार साहब आपके पास में आना चाहूंगा। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से नाम बदलना तक तो चले ठीक है कि कम से कम वो नाम के ही पेपर्स चेंज होंगे, स्कीम्स बंद कर दी जाती हैं। जैसे एक स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, दूसरी गवर्नमेंट आ रही हो बंद कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कुछ ऐसे प्रयोग हैं, क्योंकि वो स्थायी रूप से पब्लिक प्रॉपर्टी है वो एक तरह से, और तो ये कुछ इस पे भी राइडर लगाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बस ख्याति प्राप्त करने के लिए कि हमने इतने स्कूल खोल दिए, इतने कॉलेज खोल दिए, या कोई कहेगा कि हमने इतने कॉलेज स्कूल बंद कर दिए। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम का एक लेकुना कहूँ, इसको बजट में इस पर फोकस करना चाहिए कि हमें वास्तव में जहाँ रिक्वायरमेंट है और जो जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट है कि हाँ कॉलेज खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, सिर्फ वही अनाउंस हो। अब इसमें मसला ये है कि हमारे जनरली तो सरकारी स्कूल हैं, लेकिन कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं, महात्मा गांधी स्कूल, विवेकानंद स्कूल, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है खोलने की, है ना। एक तो हमारे पास मॉडल है कि भाई जो भारत सरकार के केंद्रीय विद्यालय हैं, फिर वो दूसरे एक और स्पेशल स्कूल हैं जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं, जो बच्चे अपने गांव में थोड़ा अच्छे पढ़ते हैं उनको बोलते हैं वहाँ जाके पढ़ो। तो हमारे सारे स्कूल अगर अच्छे होंगे तो ये स्पेशल स्कूल वाली बात चली जाएगी। तो एक तो ये है कि हमारे शिक्षा का जो गुणवत्ता है, शिक्षकों की जो उपलब्धता है, जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, रेशियो है, वो सभी स्कूलों में हर जिले में, चाहे वो दूर दराज के हों चाहे पास के हों, सभी जगह पे वो एक बराबर रहेंगी। तो ये काफ़ी हद तक ये मसला तो हल हो जाएगा कि स्पेशल स्कूल हम खोल रहे हैं कि जो ब्लॉक में एक होगा, ज़िले में एक होगा, तो वो उस तरफ हमारा फोकस कम हो जाएगा अपने आप। दूसरा बात यह है कि हायर एजुकेशन में, मतलब कॉलेज के एजुकेशन में सचमुच हमारा स्थिति कमज़ोर है। अगर आप सरकारी तंत्र की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब है, लेकिन वहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, वहाँ पे जो सुविधाओं की कमी है, कॉलेजेस जो दूर दराज के गाँवों में, छोटे कस्बों में खुले हैं, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है कि ये तो सरकारों को खुद सोचना होगा ना कि जो ज़रूरी है उसे हम क्यों बंद करें। रीनेम, नया नाम देना एक अलग बात है, लेकिन बंद करना तो उचित नहीं है। जैसे अभी फिर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ स्कूल हैं जिनको आपको चलाना पड़ेगा अगर वहाँ पे कम बच्चे आ रहे हैं तो भी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो दूर वाले स्कूल में सड़क पार करके स्कूल में पुल से या नदी पार करके नहीं जा सकते। तो अगर वो वहाँ पे ये दिक्कत आ भी रही है सरकार को कि यहाँ पे बच्चे कम हैं और टीचर हमें लगाना पड़ रहा है, तो भी स्कूल चलाना पड़ सकता है। तो ये मर्जर वगैरह का भी रैशनलाइजेशन का जो इशू है उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो ये तो सरकार को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा, जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। लेकिन मैं दूसरा, हाँ, वहाँ पे मैं गया था तो प्राइमरी स्कूल थी वहाँ,
झूले वगैरह सब कुछ लगाए हुए थे, वो आर्मी के फंड से लगाए हुए थे। लेकिन बच्चे 23 या 24 थे, 4 टीचर थे वहाँ पे। मैंने पूछा कितने टीचर्स में क्या करते हैं कि छोटे बच्चे जा नहीं सकते। बड़ा स्कूल थोड़ा आगे था वहाँ पे, वो भी अच्छा स्कूल था। तो वहाँ जिसे हम ये मान के चलते हैं कि आदिवासी बेल्ट है, जनजातीय बेल्ट है, और वहाँ पे भी अगर पहाड़ी एरिया, अगर वहाँ इतनी स्कूल्स की अगर सोच है तो मुझे लगता है कि हमें भी वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। और प्रयोग से ज़्यादा हमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हम स्थापित कर सकें, उस पर फोकस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बजट में आ सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट, अभी प्रधानमंत्री ने भी कुछ स्कूल्स में आईटी की भी पहल की, उन्होंने इतनी ब्रॉडबैंड और हम ये करेंगे, तो वो कहीं इसमें दिख सकता है। तो दिखना चाहिए, वो जरूरत है उसकी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो स्वास्थ्य की बात हो रही थी कि अब पिछली सरकार ने राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया था, उसके रूल्स बने हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर जो हैं, उन जगहों पे अगर हमारा स्वास्थ्य का स्थिति मजबूत होगा, लोगों को वहाँ पे चिकित्सा मिलेगी, तो लोग जो जिला अस्पतालों में और राजधानी के अस्पताल में जो भीड़ बढ़ रही है उस पर थोड़ी कमी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात करनी है। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने 1 महीना पहले एक कार्यक्रम किया था कि जो ये सरकार है वो जो बजट घोषणाएं हैं उनका ऑडिट करवा रही है, और बजट घोषणाएं कितनी पूरी हुई इस पर सरकार ध्यान रख रही है। सभी सरकारें ध्यान रखती हैं, लेकिन वो पब्लिक के सामने नहीं आता है। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम लोग उम्मीद करें कि इस बार, क्योंकि 1 महीना पहले आपने कार्यक्रम किया था इस पे, आपके पास में सारा सिस्टम बना हुआ है और अब तो जी, कंप्यूटर का जमा, हाँ बिल्कुल है उसके पास में। चलिए आप ये बता दीजिए कि अगर मान लो कि आपने कहा कि 500 करोड़ की सड़क का ये टेंडर है, कि लेकिन इस पोजीशन में ये तो बताया जा सकता है कि हाँ इसका डीपीआर बन गई है, इसका टेंडर हो चुका है, किस लेवल पे। आई थिंक ये बिल्कुल एक अच्छी पहल होनी चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि जो बजट तो छोड़िए, पार्टियां जो मैनिफेस्टो लेके आती हैं उसकी भी एक जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो को देख करके लोग वोट डाल रहे हैं, और अगर आप फुलफिल नहीं करते तो ठगी कर रहे हैं एक तरह से। आप एक जुर्म है कायदे से ये, क्योंकि आपके उस पे लोग, आप लालच समझिए या उससे प्रभावित होकर के दे रहे हैं वोट आपको, तो ये भी होना चाहिए। और बजट में तो एटलीस्ट आपके पास में ये केवल ये कह देने भर से कि अधिकारियों ने कह दिया, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ये कहे कि हमने तो 100% काम पूरे कर दिए, इतने % काम कर दिए, ये धरातल पे दिखने चाहिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी कि कोई पूछे आपसे, कहे कि हाँ सड़कें बन गई हमारे पास में, हमारे यहाँ पे ये काम हो गया, वो काम हो गया। सुरेले साहब आपके पास में आना चाहूंगा इसके लिए। मैं वास्तव में बजट को लेकर के हमने बात की थी, निसार साहब ने, हमने कि गवर्नमेंट को भी, चाहे भजन लाल जी अपनी ओर से पहल करें कि हम हर साल बजट पेश करने के साथ साथ बड़ी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में रखेंगे कि हाँ महत्वपूर्ण, सबकी मत करिए कि इतने करोड़ रुपए की हमने सड़क स्वीकृत की थी, ये बड़ी परियोजना थी, ये योजना थी, इनका क्या स्थिति है वो बताना चाहिए। केवल ये नहीं है कि अधिकारी बता दें। सबसे बढ़िया तरीका आप अधिकारियों से मत करवाइए। आप जिस कार्यकर्ता से वोट बटोरने के लिए जनता के बीच भेजते हैं वही आपका एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उसी से पूछिए भैया ये सड़क बनी क्या, नहीं बनी, 3 दिन में रिपोर्ट भेजिए। तो आपको लगता है कि एक ऑडिट भी होनी चाहिए बजट की? निश्चित रूप से। क्या नाम, अभी जैसे सरकार ने जो इन्होंने MOU किए हैं उसके लिए रेगुलरली हर मंथ CM साहब उसके लिए वो कर रहे हैं, क्या नाम है, बराबर फीडबैक ले रहे हैं कि इसका कितना % हुआ है और उसमें क्या बात है, प्रयास कर रहे हैं। ये डिफिकल्ट काम रहता है क्योंकि घोषणाएं कई पॉलिटिकल प्रेशर्स में कर दी जाती है, परंतु ये रेगुलर नहीं है सर। क्या नाम की ये घोषणाएं जो इसमें कर दी जाए उनका सबका इम्प्लीमेंटेशन करना निश्चित रूप से डिफिकल्ट रहता है। मैंने जैसे पूर्व में भी आपको बताना चाहिए कि पिछले हमने ये नहीं निश्चित, आप कोई भी केंद्र से पैसा आता है, आपको उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप भरते हैं कि मेरे पास में इतना पैसा हमने यूटिलाइज किया। ये पब्लिक के बीच बताना चाहिए कि ये बड़ी योजना थी, इसका अनाउंसमेंट हमने किया था, अभी इसके इस स्तर पे इसकी प्रोग्रेस है। आप कोई बात नहीं है, 1 साल में नहीं हो पाया, दूसरे साल में वो पता तो होना चाहिए पब्लिक को। निश्चित रूप से पब्लिक को पता होना चाहिए। सरकार की ये मॉरल ड्यूटी है कि वो इन सबको काम को करके दे। और जिस ढंग से अब डिफरेंट चैनल से उनके ऊपर में प्रेशर बिल्टअप होने लगा है, सोशल मीडिया और ये इतने पावरफुल टूल्स बन गए हैं, लोग उसमें उसके लिए बात पूछने लग गए हैं। क्योंकि पहले तो कहा था कि 1 या 2 मीडिया थे जिनके आधार पर सरकार अपने आप को मैनेज कर सकती थी, अब तो इतने टाइप के मीडिया और इतने टाइप के जवाबदेही के पॉइंट्स बन जाते हैं। तो सरकार को आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा और इसके हिसाब से ही सारा का सारा काम करना पड़ेगा। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि ये सरकार, जैसे आप टूरिज्म सेक्टर के लिए इतनी बात कर रहे हैं, राजस्थान का जो USP है सबसे बड़ी बात है कि एक तो यहाँ पर
निश्चित रूप से एजुकेशनल हब के रूप में राजस्थान को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के लिए एक माहौल बना हुआ है। कोई भी एक पर्टिकुलर जगह को सेंटर बनाया, जैसे कोटा बनाया, उसके आसपास में फीडबैक वाली चीज़ हुई, या सीकर नया सेंटर में डेवलप हो रहा है, एजुकेशन हब या मेडिकल टूरिज्म, जिसके कारण से लोग नए से नए आ रहे हैं, उस काम को भी हम इस बजट में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मेरा ये मानना है सर कि राजस्थान में अभी भी एजुकेशन सेक्टर में, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज एसएमएस 46 नंबर पे आता है राजस्थान में रैंकिंग के हिसाब से। राजस्थान में नहीं एक भी मेडिकल कॉलेज उस पॉइंट पे नहीं है। हम कैसे अपने सेंटर्स को इस लेवल के बनाएं जिसका नेशनल लेवल पे ये पोजीशन हो। इंटरनेशनल तो बात की बात है, नेशनल लेवल पे हम टॉप 10 में, टॉप 20 में कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस को चीजें तो ऐसे, मेरा एक लंबे समय से, मैं 97 से जयपुर में जर्नलिज्म में हूँ। कुछ चीजों को, कड़वे सच को हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल यही होगी सब अच्छा ही अच्छा ख्वाब देखने की कोशिश करेंगे और उसको ढकने की कोशिश करेंगे तो सुधार नहीं हो सकता। अगर कोई कह रहा है कि नहीं सब आपके यहाँ पे स्थिति ये है और हम कहेंगे नहीं सब ठीक ठीक चल रहा है, उससे तो हालात नहीं सुधर सकते। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे भजन लाल जी की हो, चाहे अशोक गहलोत जी की हो, चाहे वसुंधरा राजे जी की, अगर नेताओं के कान इसी बात के आदी हो जाएं कि बस केवल मुझे अच्छा अच्छा ही सुनना है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर ये होगा, फिर तो ढक दिया जाएगा। जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के दरमियान रास्ते में जिस रूट से निकलने जाए वहाँ झोपड़े भी थे, बड़े घर भी थे, कच्चे निर्माण भी थे, केवल कपड़े से ढक देने पर से चीज़ें दुरुस्त नहीं हो जाती। हमें स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ वास्तव में कमी है, हम इसे ठीक करेंगे। कमजोरी, कमी और खामी कहीं भी रह सकती है, उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ इसे दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन यही कहें कि नहीं 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 ये तो फालतू का ही, अगर कोई सच्चाई बता भी देता है तो कहा जाता है कि नहीं नहीं ये बायस्ड है। तो मुझे लगता है कि उससे बाहर जब तक सोच नहीं निकलेगी तब तक चाहे कुछ भी कर लें उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हाँ वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट है, करना चाहिए। और अगर कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स तो कान में पका देंगे खिचड़ी के नहीं नहीं सर फालतू की बातें हैं, ये अपन ने वो जो किया था ना ये उसी तरह से चलेगा, ठीक है, फिर तो भगवान मालिक का कुछ नहीं हो सकता। उसमें अपने आप आ गया कि वो कितना % बजट का इंप्लीमेंटेशन रही है, वर्किंग क्या रही, वो जवाबदेही से सब चीज अपने आप ही सामने आ जाएगी कि हम कहाँ खड़े। मैं तो कहता हूँ पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए सारी चीजें कि हाँ ये अनाउंसमेंट थी, आपकी ये स्टेटस है। चलिए अंशु मैम आपके पास में आना चाहूंगा। सोशल सेक्टर की बात अभी ममता मैम ने कही, आपने उसे आगे भी बढ़ाया, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो अहम जो चीज है वो है कि अभी हमारे यहाँ कर्ज को जस्टिफाई किया जाता है कि कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। लोक कल्याणकारी सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए काम करती है, क्या इस पर भी फोकस करना चाहिए? कहाँ जा रहे हैं हम? ये देखिए योगेंद्र जी, जब अपन बात करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट खर्च करेगी, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कम, रेवेन्यू गवर्नमेंट के ऑब्वियस है कि इनकम हमारी कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जो हमारे बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसको पूरा करा ही जाएगा। और कहा ये जा रहा है कि गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से सैलरीज में और पेंशन में करीब 44%। एक चीज और जोड़िए, आप केवल ब्याज, जो कर्ज लिया उसका ब्याज। तो मैं वही बता रही हूँ कि जैसे अगर आप ये पे कर रहे हैं तो लेकिन इसको अपन इस तौर पे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो सैलरीज और पेंशन दे रही है वो उससे क्या, वो वापस से सोसाइटी में भी आ रहा है, उससे डिमांड्स भी जनरेट हो रही है जो हमें मिल रही है, तो हम जा रहे हैं बाहर चीज़ें भी खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो वो है, और ये है कि लोन जो ले रही है गवर्नमेंट, क्योंकि विदाउट डेट गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव। गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना पड़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को लेना ही लेना पड़ता है। बट हाँ, ये एक लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हम सब पे पड़ती है क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट हैं। तो जैसे ये कहा जाता है कि वंस एक न्यू बॉर्न बेबी एंटर होता है सोसाइटी में, उस पर उस इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है। फ्री बीज स्कीम्स को लेकर के कुछ करना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, जिसकी नीड है तो भी चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट को ये देखना है कि गवर्नमेंट को कि कहाँ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उस तौर पर बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रैकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कट करें, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट मिले, लाइक पावर प्रोजेक्ट्स जहाँ हम पोटेंशियलिटी है हमारी। और जैसे अभी आपने कहा ना कि 35 लाख करोड़ के MOUs हुए, जिनमें अकेले 26 लाख करोड़ एनर्जी में हुए, तो हम ये देख रहे हैं कि जहां हमारा हम पोटेंशियलिटी है वो एग्जीक्यूट हो। MOUs जब प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे तो अपने आप रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम ये, जहां तक लोन की बात हो रही है ना, वो कुछ हद तक दूर होगी कि लोन लिया जाए लेकिन वो वेस्ट नहीं हो, वो प्रॉपरली प्लान डेवलपमेंट में काम आना चाहिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे को डेफिसिट में कभी आ जाएगी, और
और गवर्नमेंट जो डेफिसिट्स की बात करें ना, फिस्कल डेफिसिट, उनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। सर जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर फोकस क्या किया जाना, आपने बहुत सारी चीजें बताई, इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एटलीस्ट सारी चीजें भी संबंधित तो ये तो होना चाहिए कि सरकार को ये पुलिस के लिए करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से मजबूत हो सके, और जो हमारा स्लोगन है कि अपराधियों में भय आम जन में भरोसा या विश्वास, वो कायम रहे। देखिए योगेंद्र जी, आपने इतनी बात की है, ये बातें तब है, साइबर सिक्योरिटी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। 5 लाख तक के अगर कोई गमन होता है साइबर का, तो उसका थाना इन्वेस्टिगेट करता है। 10, 20, 50 हज़ार को तो बात ही नहीं करता कोई, और उसके बाद कमिश्नरेट का थाना है, वहाँ वो मुकदमा दर्ज होता है। मेरा निवेदन ये है कि इसको कम से कम बढ़ा करके, एक एसपी जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, तो थानों को बढ़ाना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि प्रत्येक थाने में एक साइबर यूनिट होनी चाहिए। जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है जिसके बाद, अरे इतने बढ़ रहे हैं कि दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर आप थाने के बाहर बैठ जाएं तो आप अगर उसका कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो ये कहते हैं कि 20,000 अपराध कम हुए हैं। मैं कहता हूं 50,000 ज्यादा बढ़े हैं। साइबर अपराध इतने ज्यादा हो रहे हैं, 10-10, 20-20 हजार की तो कोई गिनती नहीं है। 5 लाख तक का करेगा तब वहां जाएगा साइबर में। तो एक तो ये काम करना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के बारे के अंदर सरकार को सावचेत होना चाहिए और पुलिस को अलर्ट करना चाहिए और उनको ट्रेंड करना चाहिए, जबकि हमारी पुलिस ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी। नंबर 2, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक महिला ने पैनिक बटन दबाया, पुलिस कंट्रोल रूम से उसके पास सुरक्षा चली गई। वो ऐप उसने डाउनलोड कर रखा था और आप बाई दी वे जब तक वो पहुंची, उसने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, लेकिन पुलिस पहुंच गई क्योंकि वहां बटन दब गया, बटन दबने से उसकी लोकेशन आ गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस स्तर पर काम करने की जरूरत है। यह काम करने की जरूरत है कि प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, प्रत्येक मोहल्ले में इस प्रकार के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी मीटिंग कराइए, पब्लिक को लाइव करके बताइए, लाइव डेमोस्ट्रेशन बताइए कि इस ऐप को इस तरह से डाउनलोड किया जाता है। अब देखिए, मैं इस ऐप को दबा रहा हूं, ये पुलिस के पहुंच रहेगी, 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। प्रैक्टिकल करके बताइए तो वो सुरक्षित रहेंगे। और जब तक ये बातें ही करने का मामला है तो बातों से काम चलने वाला नहीं है। महिलाएं असुरक्षित रहती हैं, इनके साथ छेड़छाड़ होती है। अभी अजमेर में कांड हुआ है जिनमें बच्चियों से संबंधित उनको मोबाइल और वो मसले चले हैं, और अजमेर में हो चुका पहले। तीसरी बात यह है एक्सीडेंट्स। हमारे यहां राजस्थान में बर्न इंस्टीट्यूट नहीं है, जबकि आज से 2 साल पहले बर्न इंस्टीट्यूट की फाइल तैयार होके कि बर्न इंस्टीट्यूट खोला जाए ताकि उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाएं और जो जलने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी मौत कम हो सके, लेकिन हमारे यहां नहीं है। दूसरी बात यह है, भांकरोटा में जलते हैं, लेके एसएमएस आते हैं। क्यों भाई? रास्ते में कोई अस्पताल नहीं है, रास्ते में कोई एंटरटेन नहीं करता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, अगर पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना जाती है तो वहां की एम्बुलेंस तुरंत वहां पहुंचनी चाहिए, वहां के मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। इसके बारे में कौन करेगा? प्राइवेट अस्पताल लेंगे नहीं तो ये कोई तरीका थोड़ी है, प्राइवेट एम्बुलेंस जाएगी नहीं। पहले देखिए, जब मैं यहां ट्रैफिक में था तो एक ट्रैफिक पुलिस की एम्बुलेंस होती थी। जो एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गए, उनको उठाने के लिए क्या करते थे? वो ट्रैफिक पुलिस की एम्बुलेंस जाती थी। आज वो खत्म हो गई, वो कहीं कंडम में पड़ी हुई है। जिप्सी थी, एक ड्राइवर था उसमें। मैं ये कह रहा हूं, आपको कम से कम इन एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए पुलिस के पास। सबसे पहले टेलीफोन किसके पास जाता है? पुलिस के पास जाता है। पुलिस पहुंच जाती है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पुलिस के पास उन मेडिकल अस्पतालों के नंबर होने चाहिए, उनके जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर होने चाहिए, ताकि वो तुरंत उनको टेलीफोन करे कि आपकी एम्बुलेंस फलानी जगह तुरंत रवाना करें। अगर इस प्रकार की चीजें जब तक नहीं होगी। तीसरी बात, अपराधी बाहर के आते हैं, दौड़ के चले जाते हैं, बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, हमारी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। पकड़ने के लिए जाते हैं तो नेपाल चले जाते हैं। जैसे अभी आदर्श नगर का मामला था, मोबाइल वाला नेपाल चले गए। पुलिस किससे जा रही है नेपाल? बस से जा रही है। पुलिस किससे जा रही है नेपाल? ट्रेन से जा रही है।
पुलिस नहीं पकड़ के ला सकती। अब वो अगर जाती है तो या तो परिवादी के यहां से गाड़ी कराएगी कि तू गाड़ी ला, तेरे मुलजिम हम पकड़ के लावे, तो बेचारा वो टैक्सी करेगा, 10,000 रुपये 20,000 रुपये खर्च करेगा, आपको नेपाल के बॉर्डर पर ले जाएगा। क्या ये पुलिस के अधिकारियों को पता नहीं है? अगर इस प्रकार के कोई अपराध होते हैं तो उस समय पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को मंजूरी स्वीकृति मिलनी चाहिए। कम से कम आईजी लेवल पर या कमिश्नर लेवल पर अगर वो कह देता कि नहीं आप जाइए और टैक्सी ले जाइए और आप पकड़ के लाइए, उसका बिल मैं करता हूं। ये नई बात नहीं है। मैं जब जालूपुरा था तो एक व्यक्ति यहां से बोलेरो ले गया बंबई, वो नहीं पहुंचा, उससे पहले मैं पहुंचा क्योंकि मुझे प्लेन से भेजा गया जबकि मैं एलिजिबल नहीं था। लेकिन सरकार ने स्पेशल मेरे से कहा आप पैसे अभी दे दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। मिले लेट लेकिन पैसे आए क्योंकि मुझे आईजी ने भेजा था। होगी कुल मिलाकर जी के हाँ। ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। जी चलिए, मैं ममता मैम एक आखिरी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि समय हो रहा है। अब क्या देखना चाहेंगे दिया कुमारी जी, सोशल सेक्टर में हाइलाइट्स क्या होनी चाहिए? महिला वित्त मंत्री है तो मेरी उम्मीदें बहुत हैं उनसे, और आई थिंक पूरे राजस्थान की महिलाओं की, युवाओं की, सभी की उम्मीदें हैं, तो वो मुझे लगता है कि हमें निराश नहीं करेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता, मेरे ये 4 मेजर कंसर्न है जिन पर अगर गवर्नमेंट कुछ और ज़्यादा फोकस करती है तो हमारी राजस्थान को एक और बेहतर स्टेट बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देने के लिए बहुत कुछ है और उम्मीदें भी होती हैं कि बजट से कुछ आना चाहिए। जो मैं मान के चलता हूं कि युवा, बेरोजगार, महिला और किसान, इसको काफ़ी फोकस रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले भी इसको काफ़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 को आधार स्तंभ के रूप में देखा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और इनके लिए देने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ लैंड बैंक्स की कुछ बात कही जा सकती है। एमओयू जो हैं उनको लेकर के क्या स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है वो इसमें रिफ्लेक्ट कर सकता है, ताकि इंडस्ट्री में कुछ बूम आ सके और तभी उतरेंगी। कुछ एमनेस्टी स्कीम्स की जरूरत महसूस की जाती है, तो मुझे लगता है कि वो भी धरातल पे आनी चाहिए, वो चाहे रिको से जुड़ी हों चाहे एनर्जी से जुड़ी हुई, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। काफ़ी इस तरह के सुझाव भी आए हैं। स्कूल एजुकेशन और कॉलेज, अब नई अनाउंसमेंट से ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि हम क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करें। मेडिकल कॉलेजेस चाहे कम हों लेकिन उनमें भी समय पर ऐसा नहीं हो कि यहाँ से जब मेडिकल काउंसिल की टीम आती है तो यहाँ से भेज करके दूसरे प्रोफेसर्स को भेजा जाता है कि 15 दिन 20 दिन के लिए आप चले जाए। तो मुझे लगता है वो बड़ा एक अजीब सा लगता है। ये कुछ होना चाहिए, सड़कें और अच्छे से हो सकें, क्योंकि सड़कों का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आपके पास में आ रहा है, तो सड़कों को फोकस किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुफ्त की चीज़ों का तो लोक कल्याण की करी राज्य है और लोक कल्याणकारी सरकार है, तो वो खत्म हो नहीं सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप एम्प्लॉयर मजबूत स्थिति के साथ में दिखाई दीजिए। आप अगर रोजगार जनरेट करने की पावर मशीन बनेंगे तो मुझे लगता है कि सारी तकलीफें दूर होंगी। बाकी चीज़ें तो डेवलपमेंट का एक एजेंडा है, उसी के साथ आप करेंगे, लेकिन कई जो चीज़ें हैं उसके फेजेज को देखते हुए आप कुछ कर सकते हैं, जिसकी उम्मीदें भी जताई जा रही है। आप सभी का जी घोषणा हुई थी कि ग्रीन बजट आएगा इस साल से, और इस साल आएगा भी। तो ग्रीन बजट मतलब एक बजट स्टेटमेंट आएगा, नया स्टेटमेंट एक और आएगा। जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, जेंडर बजट स्टेटमेंट आता है, चाइल्ड बजट स्टेटमेंट आता है, एग्रीकल्चर के लिए एक बजट स्टेटमेंट आता है। तो उसी तरह से आएगा जो ये बताएगा कि किस एक्सपेंडिचर से कितना, कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उससे 4 कदम आगे जाने की ज़रूरत है। राजस्थान सरकार ने स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना रखा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है ये पता करने की ज़रूरत है। पर्यावरण विभाग, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थोड़ा उसको सीरियसली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम ये सारे ये जो 36,000 करोड़ या जितने हज़ार करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट आएगा और जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे उनसे एक पर्यावरणीय भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्षति होगी। हम देख रहे हैं कि जो मौसम बदलने का जो प्रभाव है हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। और जरूरत अगर अभी से हम बिल्कुल अभी से अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा। लगभग हो चुके हैं, लेकिन अब उस पे एक्शन लेने की एक्शन, और एक्शन प्लान देखिए हुआ है। अवेयर होने से कुछ नहीं, एक्शन दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम कुछ कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।